नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में हमारे साथ दिल्ली से उमाकांत जी लखेड़ा जुड़े हैं। उमाकांत जी, आपका स्वागत है। बहुत वैसे धन्यवाद। उमाकांत जी हमारे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए ज्यादा परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, मगर 3-4 दशक से आप संसद कवर करते रहे हैं, केंद्रीय मंत्रालय कवर करते रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कवर करते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट कवर करते रहे हैं। इसलिए आप वरिष्ठ पत्रकारों में भी वरिष्ठ हैं और आपके अनुभव के आधार पर आप संसद में जिस प्रकार से इस बार माहौल बना, उसके बारे में हमने उमाकांत जी से रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे दर्शकों के लिए आप कृपया हमारे साथ जुड़े और सुझाएं कि ऐसा क्यों हुआ, ये संसद शर्मसार क्यों हुई, किसकी वजह से हुई, और संसद की कार्यवाही चलाना ये तो सरकार का काम होता है। सरकार यदि विपक्ष की बात ही सुनने को तैयार नहीं है, विपक्षी नेता को बोलने नहीं देते हैं, तो और प्रधानमंत्री स्वयं असुरक्षित है ऐसा स्पीकर महाशय कहते हैं और प्रधानमंत्री भाग जाते हैं, नहीं आते हैं संसद में, तो सर ये सब क्या बन रहा है, क्या माहौल है। और प्रधानमंत्री अपर हाउस में जाके नेहरू से लेकर इंदिरा जी से लेकर सब बातें करते हैं और राहुल गांधी और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की सरनेम उन्होंने चुराया। हालांकि फिरोज गांधी पारसी थे जिनके साथ इंदिरा प्रियदर्शिनी नेहरू की शादी वैदिक विधि से आनंद भवन में 1942 में हुई थी, दोनों पक्ष की उपस्थिति में। फिर भी ये लोग इतना झूठ परोसते रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। अब तो प्रधानमंत्री झूठ बोलने लगे हैं संसद में, और मैं नहीं मानता हूं कि किसी में हिम्मत है कि वो विशेषाधिकार भंग का नोटिस देवे, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं तो उनको उनका विशेषाधिकार भंग का नोटिस दिया भी गया तो शायद वो स्वीकार नहीं करेंगे सभापति महोदय। तो सर ये माहौल क्या बन रहा है, इसके बारे में हम आपसे यकीनन आपका विश्लेषण चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ये संसद क्यों शर्मसार हुई। लखेड़ा जी। नमस्कार डॉक्टर हरे देसाई साहब, आपके दर्शकों को नमस्कार। जो भी आपको देश विदेश में देख रहे हैं उन सबका अभिनंदन है। देखिए, जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट सबसे बड़ी पंचायत होती है देश की। हमारी एक वाइब्रेंट लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और संसद के लिए 543 सीट पे इलेक्शन होता है। इतना बड़ा कसरत चलती है पूरी दुनिया। और उसके बाद पार्लियामेंट में का जो मकसद है वो ये है कि देश के सामने जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर चर्चा हो, सरकार को नीति पत्र बनाने में दिशा दी जाए उस पार्लियामेंट की बहस के जरिए। और ये जो आपने बजट सत्र की बात की, संसद सत्र की बात की, वो कई मामलों में महत्वपूर्ण होता है। उसमें सबसे बड़ा जो शुरुआत होती है बजट सत्र की, वो संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के एड्रेस से होती है, जिसको कहते हैं संबोधन या अभिभाषण। तो जी। अभिभाषण से होती है, और अभिभाषण जो है, जो अब मौजूदा सरकार होती है, उसका एक नीति पत्र होता है कि मैं, ये मेरा एजेंडा है, सरकार का गवर्नेंस का ये एजेंडा है, ये हमारी नीतियां हैं, इस रास्ते पर हम चलेंगे। अब जब वो भाषण हुआ, भाषण के बाद उसकी डिस्कशन चालू हुई, तो दो एमपी बोलने के बाद राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उन्होंने बोलना था सोमवार को। जैसे वो बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने, उनके पहले एक भाजपा के एक एमपी थे, वो कुछ भी बोले जा रहे थे, क्योंकि उनको, जो एमपी, मुझे ये बताया गया है कि जो एमपी बोलते हैं बीजेपी के, खास तौर पर उनको डॉटेड लाइन दे दी जाती है कि तुमको ये बोलना, जुल जुलूल बकना है, वो लाइन उनको बता दिया जाता है कि ये लाइन पे तुमने भाषण देना, वो उसी लाइन में भाषण देना। तो वो उनका जो भाषण था, मैं पूरा भाषण को देख रहा था, तो वो भाषण पूरी तरह उत्तेजना पैदा करना, प्रभोग करना और विपक्ष को इस तरह से उत्तेजित करना कि
हाउस ठीक से संचालित ना हो। खैर, राहुल गांधी ने बोलने की शुरुआत की और राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा था कि एक किताब है, ये किताब है और इस किताब में मोदी जी पर, राजनाथ सिंह पर, एनएसए पर ये आरोप लगाए, 5 लाइन में पढ़ना चाहते। और उन्होंने जैसे पढ़ना शुरू किया तो स्पीकर ने उनको रोका और जो रूलिंग बेंच के लोगों ने, जिसमें अमित शाह खुद है, राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, और निशिकांत दुबे जो बहुत बड़बोले एमपी है बीजेपी के, ये सारे लोग खड़े हो गए और उनको बोलने लगे। तो स्पीकर ने रूलिंग दी कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप जो है, अगर आप ऐसा बोलेंगे किताब से तो आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, सत्यापित करना पड़ेगा, ये नियम। राहुल गांधी ने, हाँ साहब ठीक है, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ मैं उसको लिख करके आइडेंटिफाई, सत्यापित करूंगा कि मैं इसको जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहा हूँ। तो उन्होंने बोलना जैसे शुरू किया तो फिर अब जो सत्ता पक्ष है, अब ये अमित शाह, जिनका उस बहस से कोई लेना देना नहीं है, रक्षा मंत्री हाउस के अंदर है, अमित शाह डिक्टेट करने लग गए स्पीकर को और अपोजिशन लीडर को भी। लीडर ऑफ अपोजिशन, इनको ये समझ नहीं है कि लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने देखा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन अगर स्पीकर को आंखों का भी इशारा करते हैं, थोड़ा सा भी, तो स्पीकर सारे काम छोड़ के बोलता है कि मैं, चुप हो जाइए, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन कुछ बोलना चाहता हूं। क्या हालत यह है कि लीडर ऑफ अपोजिशन इनके लिए सबसे बेकार आदमी हो गया। बेकार आदमी मतलब फालतू आदमी है, लीडर ऑफ अपोजिशन का कोई रिस्पेक्ट नहीं। और स्पीकर की चेयर से जिस तरह से डिक्टेशन दी गई वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, संविधान के खिलाफ था, पार्लियामेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ था। और ये जो रूल है, ये जो मेरे पास पार्लियामेंट की रूल्स एंड प्रोसीजर की किताब है, हालांकि उल्टा दिख रहा होगा, इसमें सारे रूल ले डाउन है। रूल ले डाउन है। 349 कहता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आइदर ही इज द प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर और एमपी, इवन इंडिपेंडेंट एमपी भी है, सबके अधिकार बनाए, सबके लिए कानून एक जैसा है। प्रधानमंत्री भी गुमराह करेंगे, झूठ बोलेंगे तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ हाउस जाए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, कोई मिनिस्टर गुमराह करता है, गलत बयानी करता है, झूठे आंकड़े पेश करता है, तो उसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट के रूल्स हैं। और कंटेम्प्ट के रूल इतने सख्त हैं जिनको बहुत रिसर्च करके ले डाउन किया गया है। तो उनको अगर झूठी बात बोलेंगे, झूठी इंफॉर्मेशन देंगे, तो उनकी मेंबरशिप भी जा सकती है। ही कैन बी रिमूव फ्रॉम द हाउस, he can जी lose his membership if the particular member is, misguiding and misinforming the house। ये तो एक बात है। लेकिन ये बात है कि जो कुछ हुआ, जो आपके सवाल का जवाब को मैं समझ कर रहा हूँ कि जो पार्लियामेंट में जो कुछ भी हुआ, जो शुरुआत हुआ, वो सरकार का टोटली, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार का कोई फार फैटेड नहीं है। इस सरकार में जो लोग हैं उनको कानून का, रूल का कोई समझ नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और इस सरकार के जो एडवाइजर्स हैं उनका पार्लियामेंट्री ज्ञान बोगस है, इतना मैं कहता सर, आप कह रहे हैं कि उनका पार्लियामेंट्री ज्ञान बोगस है। मैं तो थोड़ा डिफर होऊंगा, क्योंकि इनकी मेथड इन देयर मैडनेस है। ये जानबूझकर ये कर रहे हैं। आपने शुरुआत में जैसे कहा, वो विपक्ष को उकसाने के लिए, उनके मेंबर्स को इस प्रकार से बोलने के लिए उकसाते हैं। दूसरी बात, सर, जिस किताब का वो कोट करना चाहते थे राहुल गांधी, बाद में राहुल गांधी के पास वो किताब थी, उन्होंने किताब प्राइम मिनिस्टर को पर्सनली देने के लिए भी तैयारी रखी थी। और मैं आज जब अमेरिका के वरिष्ठ पत्रकार हमारे मित्र कौशिक अमीन से बात कर रहा था, न्यू जर्सी,
उन्होंने कहा कि वॉलमार्ट में और अन्य स्टोर्स में ये किताब उपलब्ध थी, मगर अभी आउट ऑफ स्टॉक दिखाती है। यानी ये किताबें विदेश में भी हो सकता है कि इन्होंने सूचना दी हो कि ये खरीद लो जितनी वहां अवेलेबल है वो, मगर विदेशों में ये किताब उपलब्ध है, ऐसा कौशिक अमीन ने मुझे न्यू जर्सी से आज सवेरे ही बताया। तो ये किताब जब छप चुकी है और हमारे आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे की है, तो ये उसको अलाउ करते हैं विपक्ष नेता को, उसमें बुराई क्या थी सर? देखो साहब, ऐसा है कि ये बुराई जो आपने कहा, बुराई क्या थी, तो उसको रोकना बुराई ही बुराई है, बुराई के अलावा कुछ नहीं। आप किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एज ए सिटीजन, जो हमारे राइट हैं, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसका ये घोर उल्लंघन है और पार्लियामेंट्री रूल का भी उल्लंघन है। पार्लियामेंट के जो रूल्स हैं, जो लेट डाउन इस किताब में है, उसका भी उल्लंघन है। किसी MP को आप बोलने से नहीं रोक सकते। पार्लियामेंट ही एक ऐसा फॉरम है जहां पर जो बात आप पार्लियामेंट में पब्लिक रैली में नहीं बोल सकते हैं, आपके खिलाफ कंटेम्प्ट हो जाएगा, उस बात को आप पार्लियामेंट में, हाउस में बोल सकते हैं और आप पर कोई रूल लागू नहीं होता। पार्लियामेंट का जो रूल कहता है कि केवल ऐसा कोई मामला जिस पर कोर्ट का निर्णय आने वाला है, ऐसा कोई मामला जो सब जुडिस है और वो पार्टिकुलर चीज जो सर्वोच्च अदालत के विचाराधीन है, उस पर आप चर्चा कर सकते हो, लेकिन उसके बारे में गहराई से छानबीन करके बताना और उसको वर्णन करना और डिटेल में बताना और न्यायिक फैसलों का, जो कोर्ट ने कोई फैसला दिया है, उस फैसले को भी आप एक लिमिट के अंदर ही आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं। उसको भी आप कोर्ट ऑर्डर को भी अंडर करते, कोर्ट ऑर्डर क्रिटिसाइज कर सकते हैं आप, यू हैव एवरी राइट टू क्रिटिसाइज द कोर्ट ऑर्डर, लेकिन अंडर कंसिडरेशन सब जुडिस मामले में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आप सब जुडिस मामले डिस्कस, हाँ, डिस्कस कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं, सब जुडिस मामले की ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं, लेकिन उस केस को मेरिट पर डिस्कस करना का स्पीकर आमतौर पर अवॉइड करते हैं। और मेंबर जो होते हैं वो भी समझदार है इस बारे में कि भाई ऐसा जो कोर्ट का आदेश आने वाला है 24 घंटे में, 48 घंटे में, तो जनरल परसेप्शन ये है कि अगर आप कोई MP इस बात को बोलता है, तो जो जज है जो ऑर्डर लिख रहा है उसको थोड़ा वो मिसगाइड हो जाएगा या उसको अंडर प्रेशर आ जाएगा, तो इसलिए उसको अवॉइड किया जाता है। लेकिन किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रोकना गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। और राहुल गांधी के बारे में सरकार को अगर थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग होती, जरा सा भी, और इनको कोई रिस्पेक्ट होती पार्लियामेंट्री रूल्स एंड प्रोसीजर के बारे में, तो ये क्या करना था इनको राहुल गांधी को कहते हैं कि आप जो कुछ बोल रहे हैं उसको आप ऑथेंटिकेट करके सदन में रख लीजिए, आप बोलिए। अब क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ? आप किसी को बोलने से रोका, तो पार्लियामेंट में तो वो बात 4 लाइन में 3 मिनट में राहुल गांधी अपनी बात बोल देते। अब आप ये देखिए कि कोई ऐसा अखबार नहीं है, कोई ऐसा टीवी चैनल नहीं है, कोई ऐसा सोशल मीडिया नहीं है, कोई ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई ऐसा डिजिटल मीडिया नहीं है जिसमें राहुल गांधी का भाषण पब्लिकली नहीं दिखाया जा रहा है। तो आपको क्या फायदा हुआ? तो आपने जो है ना अपना भद्र पिटवा दिया। इस सरकार ने, इस सरकार का नासमझी की वजह से या इस सरकार का जिसको कहते हैं इल इन्फॉर्मेशन की वजह से कि रूल्स क्या है, कैसे आपको ये करना चाहिए और कैसे आपको टैकल करना चाहिए। अब आप ये बताइए कि अगर आपने नहीं कहा, सरकार एक बयान दे हाउस में ना, सरकार ये बोलते कि नरवणे जो कह रहे हैं वो झूठ है, हमारी कोई बात नहीं है। और नरवणे साहब की जो कॉल रिकॉर्डिंग है उस तारीख की और राजनाथ सिंह की जो कॉल रिकॉर्डिंग है, इन सबको पब्लिक करो। नरवणे ने आपको कॉल नहीं किया। जो योगेश जोशी थे, जो नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल थे, जो ईस्ट लद्दाख के जिनके कंट्रोल में आता था, उनका कॉल रिकॉर्ड देख लीजिए।
उनको नरवणे को उन्होंने 8:30 बजे बताया रात को। नरवणे ने उनका कॉल रखा और फौरन राजनाथ सिंह को फोन मिलाया। 2.5 घंटे तक ये लोग चुपचाप बैठे रहे। इन लोगों के अंदर इतना हिम्मत नहीं था, ये फोर्स को इनको थोड़ी जाना था लड़ाई लड़। मोदी को या एनएसए को या राजनाथ सिंह को बंदूक लेके थोड़ी बॉर्डर पर जाना था। वहां हमारी फौज ऑलरेडी तैनात थी और जनरल नरवणे साहब ने ये बताया कि 40 टैंक चीन के, वो टैंक जो है, सॉरी वो टैंक जो है, हाँ वो टैंक जो है हमारे कैलाश रिज की तरफ, जो हमारी कैलाश रिज ईस्ट लद्दाख में कोई रिज है, उस कैलाश रिज की तरफ बढ़ गया। अब क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने हमारी जो लैंड थी, जो हमारे कब्जे वाली लैंड थी, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसको लाइन ऑफ कंट्रोल करते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी, तो लाइन ऑफ कंट्रोल से अंदर आ गए और उन्होंने जहां हमारी फोर्स थी कैलाश रिज पर, उस पहाड़ी पर, उसको कैप्चर कर लिया और हमारे फोर्स को विड्रॉ होना पड़ा वहां से, मतलब भागना पड़ा। और एक आर्मी जनरल ढाई ढाई घंटे तक उसका गला सूख गया कि भाई मेरी बदनामी होगी, हमारा हम, और आप एक ऑर्डर करते हैं तो हम लोग अटैक करते हैं ना। पाकिस्तान के जो, सॉरी चीन के जो टैंक आ रहे थे हमारी जमीन पर कब्जा करने, हमारे पास एम्यूनेशन था, हमारे पास स्ट्राइक का पूरा कैपेबिलिटी थी, हम कैपेबिलिटी करके उनके टैंक को ध्वस्त कर सकते थे। लेकिन एक पूरा दुनिया को ये पता लग गया, एक डरपोक सरकार, एक डरपोक रक्षा मंत्री, एक डरपोक सिस्टम, एक डरपोक रेजिम ने जस्टिस जनरल नरवणे को अपमानित करके रिटायर होना पड़ा। इतना मैं कहना। सर, इसमें गोदी मीडिया जिसको हम बोलते हैं या तो चाटुकार मीडिया बोलते हैं, उसमें ये आर्ग्यूमेंट पेश की जाती है कि नरवणे को खुद ऑर्डर दे देना चाहिए था। इसलिए पाकिस्तान की बॉर्डर और चाइना की बॉर्डर में फर्क जो है वो भी आप हमारे दर्शकों के लिए जरा स्पष्ट करिए। देखिए साहब, सबसे बड़ी बात क्या है कि क्योंकि मैं वार रिपोर्टर भी रहा हूँ, मैंने कारगिल की लड़ाई कवर की और मैं कारगिल में कम से कम 5-6 बार लड़ाई के दौरान मैं कारगिल गया। मैं टाइगर हिल, मस्तूल वैली, द्रास, ये सारी जगह मैंने ड्यूरिंग दी वार, जब सेलिंग चल रहा था और हमारी वार चल रही थी, उस दौरान मैं जो वार रिपोर्टर होने के हैसियत से वहां गया। तो मुझे मालूम है कि जब कोई सेना किसी अटैक का मुकाबला करती है तो हमारा सिस्टम ये है कि सेना को राजनीतिक मैंडेट होना चाहिए, पॉलिटिकल मैंडेट, क्योंकि चीन के जो टैंक आ रहे थे, 4 टैंक आ रहे थे, उन पर अगर अटैक करते हमारी सेना तो इट कुड कन्वर्ट इनटू ए फुल फ्लेज वार विद चाइना। और ऐसी सिचुएशन में जब आर्मी जनरल होते हैं उनको पूरा ट्रेनिंग होता है कि देखिए हमारे यहाँ, हम वी आर नॉट पाकिस्तान, वी आर नॉट बांग्लादेश, हम पॉलिटिकल लीडरशिप से आर्मी ऑर्डर लेती, क्योंकि उसके जो रिपरकशंस होंगे, चाहे वो लिमिटेड वार हो या फुल फ्लेज वार हो जी, वो छोटा छोटा सा ही उसकी शुरुआत होती है, स्मॉल शुरुआत होती है, और स्मॉल शुरुआत होने से वो एक बड़े फुल फ्लेज कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस में, ऐसी दशा में आर्मी चीफ हमेशा कोई चीज अपने ऊपर नहीं लेते, क्योंकि अगर फुल फ्लेज वार हो गया तो पूरे देश पे आर्मी को अलर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आर्मी को सैक कर देंगे, कहेंगे साहब आपने तो अपने आप लड़ाई शुरू कर दी, आपको हम कोर्ट मार्शल करते हैं, आपको किसने ऑर्डर दिया था, किसने ऑर्डर दिया था, आपने पूछा हमको? एंड गवर्नमेंट का जो टॉप लीडरशिप है उनको पूछा आपने? नहीं पूछा आपने। ये तो तीनों सेनाओं की चीफ तो राष्ट्रपति होते हैं, रक्षा मंत्री बात करता है प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बात करता है, खबर करता है कि साहब ऐसी सिचुएशन हो गई और ऐसी सिचुएशन में हमको एक्ट करना है। तो राष्ट्रपति तो कहता है ठीक है कर लो, राष्ट्रपति के निर्णय से थोड़ी चलता है, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो तो प्रधानमंत्री होता है,
जी। और ये रक्षा मंत्री किसने बने हुए, किसने इनको ये दवा की पुड़िया बनाने के लिए रक्षा मंत्री बने? ये क्या कर रहे हैं? ये गाड़ी घोड़ा घूमने के लिए सरूट लेने के लिए रक्षा मंत्री बने 26 जनवरी को? इनको एक्ट करना चाहिए था, और मुझे लग रहा है इनकी बहुत बड़ी नाकामी है, विफलता है। और कोई और सरकार होती, सपोज करो ये काम कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस के जमाने का किसी फैसले पर आर्मी, कांग्रेस के टाइम पर आर्मी चीफ, उस समय जो आर्मी चीफ था, वो ये किताब लिख देता, तो ये तो पूरा देश को बंद कर देते। गुजरात बंद होता, देश, पूरा देश सही बंद बात। हो जाता, कश्मीर जैसे टू कन्याकुमारी। जैसे एप्सेन फाइल में यदि राहुल गांधी का नाम आता तो क्या होता? भारत बंद, भारत बंद। तो सवाल यह है कि अपने लिए आपके दूसरे नियम हैं, अपोजिशन के लिए आपके दूसरे नियम हैं। आप 100 झूठ बोलते हैं, अब उसके लिए कोई रूल नहीं है, कोई सजा नहीं है, लेकिन अपोजिशन के बारे में आप इस तरह से उलझुलूल बोलते हैं, उलझुलूल बकते हैं। और नेहरू को, मैं तो प्रधानमंत्री जी को ये कहूंगा कि मैं पिछले साल जो सेशन हुआ था, लास्ट सेशन पिछले साल का, उसमें नेहरू पर कोई ब्रिटिश राइटर की, अमेरिकन राइटर की किताब को एक एक पेज पढ़ करके, यही स्पीकर ओम बिरला, हाँ नेहरू धज्जियां उड़ाते, गांधी जी। का मजाक उड़ रहा था, नेहरू का मजाक उड़ रहा था। मतलब आप करेक्टर एसेनेशन नेहरू का कर रहे थे उस किताब से, और कौन कर रहा था? नन अदर देन दी मोदी। तो प्राइम ये मिनिस्टर जो चीजें हिमसेल्फ। हो रही है, ये जो चीजें हो रही है, मैं इसी बात को कहना चाहता हूं कि इन्होंने भारत की जो संसद है, उसका जो मान सम्मान था, उसकी जो गरिमा थी, उसकी जो रिस्पेक्ट थी, उसको सीवर लाइन में डाल दिया, जी। पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट को। और उसके लिए ये इन लोगों ने जो जो ये काम कर रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं ये कि इससे पहले भी इस देश चलता था और आने वाले टाइम पर भी ये देश चल रहा है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने इस पार्लियामेंट को भारतीय जनता पार्टी का ब्रांच ऑफिस बना दिया, जो जी। रूल चलेंगे वो भाजपा के रूल चलेंगे, भाजपा जो चाहेगी वो होगा। भाजपा चाहेगी लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं बोलने देना और नहीं बोलने देना। मतलब इट बिकेम में पार्लियामेंट का जो बोर्ड लगा हुआ है, भारत की संसद, वो भाजपा की संसद, उसका बोर्ड, जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन को ब्रांच बना दिया, इलेक्शन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी की ब्रांच बना दिया, ऐसे ही भारत की संसद को, जहां मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में हमारी पार्लियामेंट चलती है, वहां अगर आप इस तरह के हिटलर टाई करोगे, बोलने को नहीं दोगे, एमपी को नहीं बोलने दोगे, लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं बोलने दोगे, तो ये डेमोक्रेसी का क्या मतलब? ये मजाक हो गया, सही। ये सही पार्लियामेंट बात। मजाक बन गया, सही ये बात। बिकेम में मजाक, तो ये पूरी दुनिया में थूथू हो रही है। ये सरकार को पता नहीं है। और ये जो आपने गोदी मीडिया की बात कही, गोदी मीडिया को इसीलिए मैंने बोला कि गोदी मीडिया को में कौन लोग चला, यही लोग गोदी मीडिया चला रहे हैं। ये गोदी मीडिया को सुबह ये झूठ फैलाने का एक लिस्ट दे देते, क्या दिन भर ये झूठ फैलाना, गोदी मीडिया झूठ फैलाता है। अप्लीकेशन ऑफ माइंड गोदी मीडिया का है ही नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया यही लोग सरकार चला रहे हैं, यही अडानी सरकार को चला रहे हैं, यही अडानी टीवी चैनल चला रहे हैं, यही अंबानी सरकार को चला रहे हैं। अब ये एप्स्टीन फाइल में अनिल अंबानी फंसे हुए हैं। किसके दोस्त हैं अनिल अंबानी? आपके गुजरात में जब मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने, तो आप ये देखिए, आप तो गुजरात में रहते हैं, आप ये बताइए कि अनिल अंबानी का कितनी मुलाकात होती थी दिन में, अनिल हफ्ते में अंबानी 10 ने दिन? अनिल अंबानी ने मोदी को राजाओं का राजा कहा था यस वाइब्रेंट गुजरात में। सर, मैं जी। दो मसले अंत में छेड़ना चाहता हूं। एक, कि जिस प्रकार से इन्होंने महात्मा गांधी की सरनेम चुराई, ये झूठ बोला, जी क्योंकि इनको मालूम है कि फिरोज गांधी हमारे भरूच के, गुजरात के भरूच के पारसी थे, और उनकी शादी इंदिरा गांधी से, यानी इंदिरा प्रियदर्शिनी नेहरू से हुई थी आनंद भवन में 1942 में, वैदिक विधि से, और दोनों जी परिवार उपलब्ध वहां उपस्थित थे। फिर भी आज तक तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये झूठ चलाया जा रहा था। अब तो प्राइम मिनिस्टर खुद ये झूठ बोल रहा है संसद में। तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ विशेषाधिकार भंग की शिकायत हो सकती है कि नहीं हो सकती?
100% प्रधानमंत्री ने जो गुमराह किया, सदन को मिसलीड किया, और प्रधानमंत्री के खिलाफ महाभियोग आना चाहिए, कंटेम्प्ट होना चाहिए, देश को गुमराह करना थ्रू पार्लियामेंट। वो पब्लिक रैली में बात करते तो एक अलग इशू बनता, लेकिन हाउस के अंदर जब ये चीजें रिकॉर्ड में आएंगी और रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे, तो पार्लियामेंट में कमेटी होती है, प्रिविलेज कमेटी, राज्यसभा की जो दोनों सदनों की एक प्रिविलेज कमेटी होती है। मुझे जरूर, मैं पक्का आपको बता सकता हूं कि मोदी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन जरूर आएगा इस मामले में। अब उसको स्पंज किया जाएगा या मोदी माफी मांगेंगे, ये अलग इश्यू है। लेकिन मोदी ने जिस तरह से चरित्र हनन किया गांधी परिवार का, वो बहुत गंभीर मामला है। और मुझे लग रहा है कि प्रिविलेज मोशन की तैयारी ऑलरेडी लोगों ने, जिन्होंने करनी है, कर चुकी होगी। लेकिन ये प्रधानमंत्री के जो जो भी लोग उनके कंटेंट बनाते हैं, ये उन लोगों को जरा सा भी समझ नहीं है, जरा सा भी अकल नहीं है कि इस तरह की हिस्ट्री का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, राजनीति का ज्ञान नहीं है। देश की राजनीति का जो समकालीन राजनीति है, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री है, देश का जो आज़ादी के आंदोलन की हिस्ट्री है, इनको कोई नॉलेज नहीं, कोई लेना देना नहीं। ये एक ऐसा अनपढ़ समाज, ऐसी सोसाइटी तैयार करने पे लगे हुए हैं जिसमें लोग, अनपढ़ लोगों की भीड़ होगी, और ये अनपढ़ लोगों के सरदार हैं, ये जो जितने बीजेपी वाले हैं। और जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह से बकवास करते हैं, ये जो कौन है, निशिकांत दुबे, ये क्या क्या बोलता है हाउस के अंदर, किस तरह की चीजें कोट करता है। तो अब ये किस तरह का बड़ा, और इस पर कोई इसके खिलाफ कोई प्रिविलेज नहीं। इसने लोकसभा में भी इसने कोई चरित्र हनन की बातें की, और स्पीकर ने बोलने दिया उनको, स्पीकर ने उनको बोलने दिया। वही चीज राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया, एक आर्मी चीफ की किताब को नहीं पढ़ने दिया, एक लाइन नहीं पढ़ने दी। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया था कि मैं अब ना तो किताब पढ़ाऊंगा, नरवाने जी की किताब को भी नहीं पढ़ के बोलूंगा। ये जो कारवां पत्रिका है जिसमें नरवाना जी की किताब का उल्लेख है, उसको भी, मतलब उनके आर्टिकल का सार है, इसको भी नहीं करूंगा। मैं इनको अलग रख देता हूं। मैं एक ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री, ये सच है प्रधानमंत्री जी कि आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन बोलना चाहता हूं, क्या चीन के साथ भारत के रिश्तों के बारे में आप बताइए। और ये जो चीन ने आप हमला किया है, चीन ने अटैक करके हमारी हमारी जो रिज पर जो हमारी पोस्ट थी उसको हड़प लिया, हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, इसके बारे में आप, आर्मी चीफ ने जो कुछ बोला है वो झूठ है या सच, यही तो बोला था राहुल गांधी। सही बात। तो और क्या बोला था। मगर तो ये ये जो उत्तर चीजें हो नहीं रही है, देंगे, ये उत्तर तो नहीं यही तो देंगे। मैं कह रहा हूँ जी, यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं, ये उत्तर नहीं देते। रूल बीजेपी वालों के लिए अलग है, अपोजिशन के लिए अलग है, देश के लिए अलग है। इन पर कोई रूल लागू नहीं होता है, अपोजिशन पर रूल लागू होता है। बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, आजादी नहीं है, स्पीकर मनमर्जी करते हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन के प्रति। डेमोक्रेसी में अगर आपके पास रिस्पेक्ट नहीं है, अगर आप गद्दार बताते हो, अपोजिशन को गद्दार बताने वाला जो समाज है, वो गद्दार, अपोजिशन को जो सरकार गद्दार बताती है, तो वो हिटलर शाही का एक वो नौकर, इसका मतलब हिटलर शाही ऑलरेडी आ चुकी है भारत में, सही भारत की सही संसद में भी आ चुकी है, संसद के बाहर भी आ चुकी है। सही इतना ही बात मैं है, कहना सही। चाहता हूँ जी। सर, आज आपने आंखें खोलने वाली बातें प्रस्तुत करी। आपने ठीक ही कहा, संसद को भी चुनाव आयोग की तरह इन्होंने भाजपा की ब्रांच बना दिया है, और जी लोकतंत्र, अब आपने ठीक ही कहा कि हिटलर शाही आ चुकी है, और इन लोगों को अपनी कमियां नहीं दिखती है। ऑपोजिशन के मुंह पर ताले लगाने के लिए ये सब रूल को साइड में फेंक देते हैं, और इनको लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, और संविधान में भी कोई विश्वास नहीं है। भले ही वो डॉक्टर आंबेडकर का नाम लेवें या तो संविधान सभा का नाम लेवें, मगर इनकी रुचि न तो लोकतंत्र में है। ये ये तो बाला साहेब ठाकरे कभी कहा करते थे कि हिटलर मेरा आदर्श है, और मैं लोकतंत्र में नहीं ठोकतंत्र में मानता हूं। यही बात ये लोग अनुसरण कर रहे हैं। आज इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये मुद्दे रखे, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं।
फिर से मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार। बहुत नमस्कार। नमस्कार। बहुत